कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर, पहले गवर्नर जो बने थे हमारे इंडिया में, ये पलासी के युद्ध के बाद बने थे, जो कि बंगाल के बने थे। उसके बाद वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं, क्योंकि वो केवल बंगाल के नहीं रहते हैं, उनके पास बॉम्बे और तमिलनाडु के भी गवर्नर का पावर आ जाता है, जिस कारण कि उनका पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दे दिया जाता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है, उसके तहत में। तो हम पढ़ते हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल फिर वायसराय बनते गए, जो कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम हुआ करते थे, फिर डायरेक्ट उसमें इंटरफेरेंस आ गया था। तो पहले बंगाल के गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी अर्थात 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी, जिसको कि 1765 से 1767 ईस्वी तक उनका शासन रहा। उन्होंने यहाँ पे गवर्नरशिप संभाली। उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसे कि डायार भी कहते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाबों के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। ये जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उसमें जो एक मुस्लिम शासक होते हैं, जैसे शाह आलम द्वितीय जो मुगल के हुए, फिर शुजाउद्दौला अवध के, ये सब मिलकर लड़ते हैं आपको अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार जाते हैं 1764 की बक्सर की लड़ाई। तब 1765 में इनकी संधि होती है, जिसके अनुसार जो मुगल सम्राट शाह आलम है, उनको कंपनी संरक्षण देती है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त से क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर जो आए इनके बाद, वो मतलब कि कुछ ही समय के लिए थे, इसलिए उनका नाम दिया गया है। जो गवर्नर है वरिलास्ट 1767 से 69 ईस्वी में रहे। उसके बाद कार्टियर आए 1769 से 72 ईस्वी में रहे। उसके अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन है, अब उनके बारे में देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स बने, जो कि 1774 से 85 मतलब 1785 ईस्वी तक रहे, उनका कार्यकाल रहा। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नर पहले केवल बंगाल के गवर्नर थे, अंग्रेजों का शासन बंगाल तक था, लेकिन जब उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को भी जीता, वहाँ पे भी कुछ गवर्नर उन्होंने लगाया, लेकिन हर जगह अलग अलग गवर्नर रहे। उससे अच्छा उन्होंने सोचा कि एक ही सेंट्रलाइज शासन किया जाए, केंद्रीकरण किया जाए, और उसके तहत उन्होंने गवर्नर जनरल पोस्ट बनाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था और उसके अधीन था। तो उस प्रकार जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोलेंगे तो वो थे वैरेन हेस्टिंग्स, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं वैरेन हेस्टिंग्स ही। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। वैरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। कंपनी कार्यकुशलता के कारण कसीम बाजार का अध्यक्ष बना। बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। वैरेन हेस्टिंग्स 1774-85 से 85 ईस्वी तक रहे, मतलब 1774 से 1785 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। अब यहाँ देखिए,
तो कहते हैं कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो विलियम विल्किंस है, उन्होंने पहले गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसकी प्रस्तावना कहते हैं वैरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, इसी कारण इनको उनका आश्रयदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में उन्होंने ये सब काम किया और उसका प्रस्तावना भी वैरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखा है। ठीक। और अगली बात है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना हुआ सर विलियम जोन्स के समय में, तो उसका भी इन्होंने ही किया, मतलब इन्हीं के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ 1784 में, क्योंकि 85 तक तो इनका शासन नहीं रहा था, उन्होंने कार्यकाल किया, काम किया। अब आगे देखते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। मुगलों का जो वार्षिक पेंशन बंद करवाया, यहीं से देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे असंतोष राजाओं के मन में आता है, क्योंकि ये लोग जिन जिन को संरक्षण देते थे, पहले पेंशन देते थे, बट उन्होंने उनका पेंशन बंद करवाया। इस तरह से एक समझिए कैसे ये सब छोटी छोटी घटनाएं जो होती है 1857 की क्रांति की एक कारण बनते हैं, कारक बनते हैं। का प्रावधान जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। मतलब कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजट। कब आया? 1780 में। और उसका प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1774 की ईस्वी में, इसी के, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो ये भी कहा जाता है कि जब 1774 में ये जो कोर्ट का बना, हाई कोर्ट का वगैरह, तो एक तरह से भारत में पहली बार आईपीसी की जो धाराएं बनी, जो कुछ भी सिविल कोड बना, उसके तहत कहा था जो पहला सिविल डेथ सेंटेंस जो दिया गया था वो नंद कुमार जी को दिया गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसे दिया गया था, नाम है उनका नंद कुमार, जिन पे झूठा आरोप लगा के, क्योंकि नंद कुमार जी ने वैरेन हेस्टिंग्स पे कदाचार का और गलत व्यवहार, मतलब कि शासन को गलत तरीके से चलाने का इल्ज़ाम लगाया था। तो इन्होंने उन पे आरोप लगवा के, झूठा आरोप लगा के मिलकर उनको सज़ा दिलवा दी थी। ये था वैरेन हेस्टिंग्स का काम, जिसके कारण इनकी बहुत ही ज़्यादा निंदा भी हुई। ठीक। अब देखते हैं इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 ईस्वी में, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 1780 से 84 ईस्वी में। ठीक है। वैरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे ये दोनों युद्ध, याद रखिएगा। कौन सा? पहला एंग्लो मराठा युद्ध और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध सलबाई की संधि जो कहती है, संधि हुई, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के नाम से जानी जाती है, जो कि 1700 ईस्वी के दौरान समाप्त हुआ। इसी इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस काल में स्थापना हुई? तो वैरेन हेस्टिंग्स के काल में। पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वैरेन हेस्टिंग्स, ये नोट करने वाली बात है, इसमें जो नोट में लिखा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वैरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। इम्पीचमेंट इंग्लिश में जो बोलते हैं, इम्पीचमेंट का, और हिंदी में महाभियोग को। तो किस पे किस गवर्नर जनरल पे लगाया गया था? तो ये लगाया गया था वैरेन हेस्टिंग्स पे ही लगाया गया। लेकिन 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। सर जॉन मैफरसन 1785 से 86, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, बस 1 साल इनका रहा काल, तो काफ़ी कम टाइम में रहे। लेकिन ये एक तरह से क्यों रहे? तो इसका रीज़न था कि ये अस्थायी टेम्प्रोरी गवर्नर जनरल थे। बट टेम्प्रोरी या परमानेंट बने, नाम तो अंकित हो ही जाता है इतिहास में, तो इसलिए सर जॉन मैफरसन। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 तक, और फिर वापस 1805 ईस्वी में वो गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है? तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया है। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, जो कॉर्नवालिस कोड का जो नाम है, का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। ठीक। मतलब कि शक्तियों के पृथकीकरण है। पृथकीकरण मतलब सेपरेट करना, अलग, पृथक करना, पृथक अलग अलग
सारे पावर को इन्होंने डिवाइड किया कि भाई ये सिविल का अलग है, फौजदारी का मामला अलग है, हर केस का उन्हीं के हिसाब से उनकी धाराएं बनाई गई और इन्हीं के टाइम पे ये सब चीज़ें किया गया। तो कॉर्नवालिस कोड ऑफ का निर्माण हुआ वही। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे यहाँ पर शासन द्वारा भेजे जाते थे, जो पर्सनल अपना बिजनेस भी करते थे, तो उनका उसने उस बिजनेस को भी बंद करवा दिया। बोले कि नहीं, ये सब नहीं करना है, आप दो काम नहीं करते, बस आप कंपनी की सेवा कीजिए, वो उससे सैलरी मिलेगी और कुछ भी नहीं। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। मतलब कि इसी के टाइम पे पुलिस का जो बनना वगैरह जो किया गया ना, कॉर्नवालिस जी के टाइम पे हुआ कि पुलिस स्टेशन एक बनेगा, वहाँ पे इतने थानेदार होंगे, ये होंगे। उस टाइम पे जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को इसका इसलिए इंचार्ज बना दिया। अब भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। मतलब कि इस भाई ज़्यादा वो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, उससे ज़्यादा ऊंचा पद उनको नहीं देना है, कुछ भी कर लो। एक तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया जो कहा जाता है, और फिर उसके बाद इन्होंने यही काम किया कि भाई लोग बस इनके अधीन रहे, काम करें और उनको बाकी किसी चीज़ से मतलब ना रहे। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदार को अब भू राजस्व का लगभग 90%, कहने का मतलब 10/11, मतलब 11 भाग होंगे तो 10 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। ये मतलब हुआ। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। ये जॉन शोर थे, इनके साथ मिलकर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसका इन्होंने बनाया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई किसानों की, क्योंकि भाई अब जमींदारों को बोला जा रहा है कि भाई आप तो 9, मतलब कि 10/11 हिस्सा में से अगर आपके पास 11 रुपये आते हैं तो 10 रुपये तो मुझे दो, 1 रुपया आप रखो। तो ज़मींदार क्या करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा रेट रखेंगे कि भाई किसानों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। यहीं से किसानों की हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर होती गई और हमारे देश की भी हालत बहुत बुरी होती गई, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा था और सभी कोई अपना काम करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन उसकी सोने का खदान खत्म होने लगा। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जॉन शोर जो थे, उसके साथ मिलकर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का बंदोबस्त का काम किया। तो जॉन शोर आपके जो, अब आप देखेंगे कॉर्नवालिस 93 में चले गए, तो उसके बाद कौन आए, तो वो 93 से 98 जॉन शोर रहे और इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि भाई हम किसी में भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप बस अपना काम कीजिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो ये यही नीति अपनाया और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कौन बना, तो जॉन शोर जो है वो कॉर्नवालिस के बाद आया, 93 से 98। अब आता है उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805 ईस्वी तक उसने वो रहा। उसने क्या किया, सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत के सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लिया था। जो सहायक संधि है ना, ये कहा जाता है किसका है, दिया कि लिया हुआ है, तो ये है फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले, उसने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है। और इसका उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ठीक। तो सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे, सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर वार जो होता है फोर्थ वो वाला 1799 ईस्वी में वो हुआ।
जिसमें मारे गए। और इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। किसने स्थापना की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस कॉलेज की? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कौन किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कब? तो वो बात है 1800 ईस्वी पे। ठीक। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, मतलब कि बंगाल टाइगर खुद को बोलते थे कि ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 1807 ईस्वी तक, मतलब 2 साल तक इनकी यहाँ पे शासन रहा। तो क्या शासन में इनकी? तो 2 साल ही रहे, ये ज़्यादा दिन नहीं। इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आए, 1807 से 1813 ईस्वी में रहे। इसके काल में रंजीत सिंह, मतलब महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जो कब हुई? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर में। इसमें जो मध्यस्थता जो की थी इन्होंने, वो थे चार्ल्स मेटकाफ ने। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। 1813 जो चार्टर एक्ट है पास हुआ। ठीक है। एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। अंग्रेजों के शासन के आने के बाद कई सारे जो एक्ट है उसी के कारण कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पोस्ट जो गवर्नर बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ हो गया था, गवर्नर जनरल का पोस्ट बन गया था। फिर उस 1813 में भी चार्टर एक्ट आया। अब उसके कारण भी कुछ चेंजेज आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक इनका रहा। देखिए, एक है केवल वैरेन हेस्टिंग, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वैरेन हेस्टिंग है जो कि पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। उसके बाद आते हैं एक केवल लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं, वो 1813 से 1823 ईस्वी तक रहे, मतलब 10 साल, मतलब 2 बार उनका 5-5 साल का कार्यकाल रहा। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल, मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। कौन कौन थे पिंडारियों का? करीम खां थे। ठीक। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, मराठे लोग थे जो इतने बीच में प्रभुत्व उनका आया था, उनकी शक्ति का इन्होंने खत्म कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। मतलब कि कहा जाता है कि प्रेस के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध थे कि वो लोग सरकार को ये नहीं करेंगे, वो किसी का, मतलब कि सरकार के हिसाब से वो छापना, न्यूज़ करना, ये सब जो चीज़ बातें होती हैं वो करना था। बट इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दी। तो उसी के बारे में है कि किसने पहले बार किया, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ठीक। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद अब आ रहे हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। 1823 से 1828 ईस्वी तक इनका रहा शासन। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, मतलब अंग्रेजों का बर्मा के साथ भी युद्ध हुआ, जहाँ पे उन्होंने बर्मा पे भी कब्जा कर लिया। इसके तहत 1824 1826 ईस्वी लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1826 में यांडबू की संधि हुई। अब देखिएगा 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। अब लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो कई चीज़ें हुई। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट कब आए? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जिनका कि कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी था।
इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जो कि 1824 1826 ईस्वी तक हुआ। और 1826 में बर्मा 26 तक युद्ध हुआ, तो 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच संधि हो जाती है। कौन सा संधि कहते हैं उसको? यान्डबू की संधि कहते हैं। अब 1824 में, लेकिन इसके पहले क्या होता है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह भी होता है लॉर्ड एमहर्स्ट में। तो ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति, तो उससे पहले बहुत सारे हुए विद्रोह हुए, लेकिन वो एकजुट होकर नहीं हुए थे, वो अलग अलग लोगों द्वारा लड़े गए थे। लेकिन हम जब गवर्नर का ये जो कार्यकाल पढ़ते थे, इसके दौरान हमें समझ में आता है कि कैसे हर किसी के समय में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन हर कोई उस पर काबू पा ले रहा था। लेकिन जब 1857 के समय क्या हुआ, सब एकजुट होकर लड़े, इसलिए उसका महत्वपूर्ण और उसकी इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता बढ़ती है। तो अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835, मतलब इन्होंने दो बार इनका कार्यकाल बढ़ा रहा होगा, मतलब कि 1828 से 5 साल, तो जैसे कि कहा गया 5 साल रहता है तो 33 हुआ, फिर 33 से 35 हुआ। अब देखते हैं कैसे क्या हुआ इनके कार्यकाल। जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं 1803 ईस्वी में जब मद्रास के गवर्नर थे, केवल गवर्नर थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने, मतलब कि क्या हुआ था कि हमारे देशों में तो अब जानते थे पहले कि क्या था, कि जाति सूचक चिन्ह लगाए जाते थे कि भाई ये ऐसा है वैसा है। उन तो ये सब गलत चीज़ें थी, जो कि विलियम बेंटिक ने भारत में विधवा पुनर्विवाह इन सब के लिए काम किया। तो कैसे किया वो सब चीज़ देखते हैं। सती प्रथा को भी इन्होंने ही रोका। तो आगे है उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई है कि 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे, और इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब मना था यहाँ पे, तो उसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा, जो 1833 में बताएं चार्टर एक्ट हुआ, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जैसे मैंने कहा था ना कि दो हर रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट जो होता है उसमें कुछ बदलाव लाते हैं। तो पहले देखिए अब क्या हुआ। पहले तो 1757 में गवर्नर बंगाल बनते थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है, ठीक है। तो अब तक जो भी बन रहे थे वो बंगाल के बन रहे थे, ओके। लेकिन अब पूरे भारत का उसे कहा जाना है, क्योंकि 1833 तक क्या हुआ कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन ऑलमोस्ट हो चुका था। शुरू में तो उन्होंने एक प्रांत से शुरू किया, बंगाल से, बॉम्बे, मद्रास से, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ वहाँ लड़ाई लड़ते लड़ते सारे भारत पर प्रभुत्व जमा लिया। 1833 ईस्वी तक 1833 तक 1833 तक उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ये देखिए महत्वपूर्ण बात। और एक और नोट करने वाली बात है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, चलता रहा वो, क्योंकि उस टाइम के जो हिंदू थे वो लोगों का मानना था कि एक हमारा रिचुअल है जिसे करना है। लेकिन इन्होंने कानून बना के जो भी ऐसा करेंगे उनको दंडित किया जाएगा, कानून के तहत वो कानून बनाया और उसे लागू किया। ये एक बहुत बड़ा कहते भारत में बदलाव लाया इन्होंने, जो कि पॉजिटिव बदलाव था, सकारात्मक बदलाव। बेंटिक ने कर्नल सलीमान की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। जो ठग ऑफ हिंदुस्तान की एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगा, तो ठग जो थे तो उनको किसने दमन किया था, तो कहते हैं कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन जो थे, बेंटिक ने उनको बुलाया और उनकी हेल्प से 1830 ईस्वी में ठग जो थे उनकी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। अब देखते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। जैसे कि कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा जो अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वो कह सकते हैं कि 1833 के दौरान, 1830-35 के दौरान, जो 35 के दौरान जो हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, और इसी के दौरान मैकाले ने अनुशंसा जो की, उसके अनुसार हमें अंग्रेजी में ही हर चीज़ पढ़ना है, सर्टिफिकेट लेना। पहले सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती थी और लोग, ऐसा कुछ नहीं था, लोग नॉलेज बेस्ड हमारी पढ़ाई होती थी।
कि हमारे पास नॉलेज है उसके आधार पे, लेकिन सारा कुछ इन्होंने पद्धति लाया कि भाई जिनके पास सर्टिफिकेट होंगे और वो भी इनके मान्यता प्राप्त अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन सारे व्यवसाय को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े न रहें। और फिर लोगों को मजबूर किया कि वो नौकरी करें, मतलब कि हमें एक नौकर बनाया गया नौकरी करने के लिए। और उसके लिए हमें कहा गया कि भाई पढ़ना होगा, पढ़ाई भी कैसी, तो इनकी इन्होंने जो पढ़ाया, जो पुस्तक बनाई, इन्हीं का सारा ज्ञान लो। तो यही कहा जाता है कि मैकाले के ही ज्ञान को, मैकाले की ही शिक्षा पद्धति को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, और इसी कारण हमारा जो अपना ज्ञान है वो नष्ट होता गया। और इन्होंने जो हिस्ट्री पढ़ाया हम वही हिस्ट्री पढ़े हैं, अब वही अपने देश के बारे में जानते हैं। तो इसी से मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। मैकाले द्वारा कानून का भी वर्गीकरण किया गया, जैसे कि देख रहे हैं। अब देखिए, बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। कैसे कैसे? मैसूर को हर 1831 में हड़पा, 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीय को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, मतलब उत्तरदायी मतलब निचले, ठीक है, जहाँ पे कि उनको एक्सप्लेनेशन अपने सीनियर्स को देना होगा, भाई आप कोई चीज़ को गवर्न कीजिए और फिर उनको जवाब दीजिए कि भाई ये कैसे हुआ, ये कोई समस्या आती तो वहाँ पे ऐसे कैसे हुआ। इस चीज़ के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया गया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कि मैंने कहा कि सामाजिक तौर पे जो कई कुरीतियाँ थी उनका नाश, उनको नष्ट ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ। जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म किया, या फिर शिशु बालिका हो रही है तो उसको लोग मार देते थे, उस पर भी इन्होंने पहली बार प्रतिबंध लगाया। चार्ल्स मैटक्लेफ 1835 से 36 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ आए, उनके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए, ठीक है। लॉर्ड मेटकैफ कितने, 1835 से 36 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 1839-82 ईस्वी में। 1800, अब देखते हैं इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या बताए। आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से 1842 ईस्वी के बीच में। तो अफगानों के साथ भी युद्ध हुआ इनका, क्योंकि मतलब कि कहाँ इन्होंने शासन अपना बढ़ाया, अफगानिस्तान तक बढ़ा लिया अब। तो 1839 मतलब 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी जी ने। तो उसी का इसने मरम्मत करवाया, कहाँ से? कलकत्ता से पूरी दिल्ली तक। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। कब? 36 से 42 ईस्वी के इनका कार्यकाल रहा। अब लॉर्ड ऑकलैंड के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड एलन बैरो, 1842 से 44 ईस्वी। 1842 से 44 ईस्वी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। अब इसके बाद सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक। और दास प्रथा की उन्मूलन इसी के समय में हुआ, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। तो लॉर्ड एलन बैरो का क्या कार्यकाल था? 2 साल का, 1842-44। इन्होंने एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त कर दिया इनके टाइम पे। सिंध को अगस्त में 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से अंग्रेजों के शासन में मिला लिया गया अब, ठीक है। दास प्रथा जो स्लेव का जो हुआ था हमारे देश में भी चल रहा था, तो उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। अब इसके बाद एलन बैरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज है 1844 से 1848 युद्ध हुआ, 45 से 46, 1845 से 46। तो आप देख सकते हैं कई लोगों के साथ अंग्रेजों का युद्ध भारत के अंदर ही होता रहा। सिखों के साथ हुआ, अफगानों के साथ हुआ, मराठों के साथ हो रहा था, नेपाल के साथ हो रहा था। तो क्या हुआ कि अब देखिए पटकथा कैसे तैयार हो रही है 1857 की क्रांति की। इन्होंने मुगल शासक का पेंशन भी बंद करवा दिया था। तो कैसे सारे राजाओं के, फिर उनका कई राजाओं का तो इन्होंने राज्य भी हड़प लिया अलग अलग तरीक़ों से कानून बना के, ठीक। तो उसी तरह का कारण से लोगों में असंतोष, राजाओं में असंतोष आने लगा, ठीक है। इसमें अंग्रेजी विजयी रहते हैं कि भाई जो 18 आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ऑब्वियसली यहाँ भी अंग्रेज जीत गए।
तो इनको आगे महत्वपूर्ण बढ़ा। इन्होंने क्या किया, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो जो आदिवासियों में जो नरबलि प्रथा हुआ करती थी, जो हमारी जो कई जगहों पे होती है, तो उन्होंने उन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया। तो इससे क्या है, वहाँ के जो लोग थे लोकल, उनको लगा कि भाई ये हमारे संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया, जो कि सामाजिक दृष्टि से हमारे देश के लिए अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा। जैसे कि अब देखिए, जो ऐसा नहीं कह सकते 1857 की क्रांति अपने देश भक्ति में की गई, ये कई बार लग कह नहीं सकते, क्योंकि ना वहाँ पे राजाओं ने इसलिए युद्ध लड़ा क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहे थे, किसी का साम्राज्य हड़प लिया गया था, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, जो राजस्व वसूलने का अधिकार था वो नहीं मिल रहे थे, तो उनको अपनी प्रॉब्लम हुई, तो इस कारण से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो कई कारणों से कहा जाता है, इसी कारणों से, कि 1857 की क्रांति पूरी तरह से देश के लिए नहीं, कई लोगों ने अपने लिए लड़ी, और यही कारण था कि वो असफल भी हुआ। जो कि अगर हम 1857 का एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कभी, जिसमें कि पढ़ेंगे कि क्या उसके नुकसान, क्या उसके इफ़ेक्ट रहे, और क्यों 1857 की क्रांति विफल हुई, करेंगे उस पे पढ़ते पढ़ते साथ में ही। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी अब 1848 से 56 ईस्वी, तो कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति है उनमें इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। कैसे रहा, अब देखते हैं इनके कार्यकाल के कारनामों कैसे। तो लॉर्ड डलहौजी कब तक रहे, 1848 से 56 ईस्वी में। इन्होंने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया 1848 से 49 ईस्वी तक, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ। तो महाराजा रणजीत सिंह जो अमृतसर में थे, पहले तो उन्होंने, याद होगा आपको, मैं ऊपर बात की थी कि इन्होंने उनके साथ संधि किया था, लेकिन अब उन्होंने उन्हीं के साथ युद्ध करके पंजाब को अपने में मिला लिया। ठीक, अब जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर है, जो उस टाइम में महाराजा रणजीत सिंह के पास था, उन्होंने वो हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 ईस्वी में। लोअर बर्मा एवं पिंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, सिक्किम को भी इन्होंने अधिकार में लिया। कैसे थे, दो अंग्रेज डॉक्टर थे, उनके साथ दुर्व्यवहार है, इसलिए उसको भी अधिकार में लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। कब, इनाम कमीशन, याद रखें, इनाम कमीशन अलग, जो जो कमीशन जो भी चार्टर है आप उसको अलग से लिख सकते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। मतलब कि भूमिकर जो जागीर है, जहाँ पे कोई उनका मालिक नहीं, उनको पता करो और उनको छीन के अपने पास रखते हो, जो जिस पे कि टैक्स वसूला जा रहा है। तो डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश, याद रखिए उदयपुर नहीं है, उदयपुर राजस्थान में, ये है उदयपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में, कौन, झांसी जो है हमारा 1853 ईस्वी में, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और नागपुर 1854 ईस्वी में। इस प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं कितने साल तक लोग, अब इतने सारे राजाओं का इन्होंने साम्राज्य हड़प लिया, तो सबके मन में असंतोष तो आएगा ही। सबको भाई उनका अधिकार है उनके ज़मीन पे, उनको लगता था ये हमारा जन्मभूमि है, इस पे कोई कैसे आ सकता है, हमें इस पे अधिकार है। उन्होंने उसके लिए लड़ा, मिल कर लड़े सब इस बार। ठीक, सन 1856 ईस्वी में अवध की कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल, एंग्लो मतलब इंग्लिश, और वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज का, मतलब कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज में स्कूल स्थापित किया, ताकि इससे अंग्रेजी का भी प्रचार प्रसार हो। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में
एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के समय में भारत में पहली सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मतलब कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब डलहौजी के टाइम पे हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। मतलब कि तार सेवा जो पहली बार बिजली से संचालित है वो किसी टाइम हुई, तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। मतलब कि समर टाइम कौन कैपिटल रहेगा, तो शिमला रहेगा। और फिर बाद में इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली और प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। मतलब भारतीय नागरिक से जो यूपीएससी के एग्जाम हो रही है, सेवा हेतु, भारतीय नागरिक सेवा हेतु डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। क्षमा कीजिएगा, भारतीय नागरिक सेवा, इसमें यूपीएससी नहीं कह सकते इसे। ठीक, अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अब यहाँ रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 62 ईस्वी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जब 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम यही इन्हीं का कहूँ तो इन्हीं का राज्य रहता है, इन्हीं का गवर्नरशिप रहता है। उस टाइम पे ये क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब, 1857 तक। 1857 के बाद क्या होता है, जब वो रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने बुलाया, ब्रिटिश एम्पायर ने, कि भाई क्या किया तुम लोगों ने, ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना विद्रोह हुआ। उसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा में फिर बताया कंपनी हो, अब डायरेक्ट हम ब्रिटिश एम्पायर ही वहाँ पे एंट्री करते हैं। और ब्रिटिश एम्पायर का क्या था, वो लोग गवर्नर ने, उनका जो दूत होगा वो होगा वायसराय। इसलिए 1857 के बाद वायसराय का पद बनाया गया। और तब देखते हैं, इस कारण से लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं लॉर्ड कैनिंग। मतलब कि कौन, ऐसे नहीं, लास्ट गवर्नर जनरल इन द सेंस कि जो कंपनी के उस टाइम पे, तो यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कहलाए। यही रीज़न है, ये ठीक है, ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल हुए और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बने। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1856 ईस्वी में, कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। तो अभी हम क्रांति तक ही पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ना हमारे लिए अभी यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि अब भाग में लाऊंगा जहाँ पे कि हम आपको जो वीडियो है उसमें पूरा, आपको ये जो पूरा विस्तार से हम अब 1857 की क्रांति के बाद जो अब सारे वायसराय, केवल वायसराय के, अभी तक हमने पढ़े केवल गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो सारे होंगे वो वायसराय होंगे, तो उसको अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तो यहीं तक हम ये वीडियो रहा, आपको कैसा लगा बताइएगा। फिर हम अगली वीडियो भी आपके लिए ला रहे हैं, इंतज़ार कीजिए और ज़ोर से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप
सब आपस में पढ़कर इसे डिस्कस कर सकें। ये ऑडियो वीडियो पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, यदि आप कई बार आपको देख के पढ़ने का मन नहीं है तो आप केवल सुन सकते हैं। तो इसे सुनकर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपको ध्यान भी रहेगा। तो मैंने कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया है, भर एक रीडिंग की है, आप भी कर सकते हैं। आपको जो लगे अच्छा बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।